This call is now being recorded. हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने सेकंड चैप्टर खत्म कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर के बारे में। थर्ड चैप्टर आपका क्या है? थर्ड चैप्टर है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है। तो बच्चे पहले हम आपको इस चैप्टर का नाम समझा देते हैं, बेसिकली क्या मतलब है, क्या क्या पढ़ेंगे हम। हम इसमें इस पूरे चैप्टर में वही पढ़ेंगे जो आपका 10th क्लास में। ऐसा नहीं है कि हम कुछ छोटा छोटा पढ़ेंगे पहले, मतलब पहले ऐसा नहीं होता जैसे सेकेंड और फर्स्ट चैप्टर में हमने करा है, वैसे नहीं। हम डायरेक्ट जो आपकी एनसीईआरटी में वही इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे ये। अब उससे पहले ये चैप्टर में क्या क्या आएगा ये मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या दिया जाएगा, दो समीकरण दिए जाएंगे जो दो चर वाले होंगे। हमको उनको पहचानना सीखना है, उसको ग्राफ बनाना सीखना है, उसको कैसे हल करा जाता है ग्राफ की विधि से या दूसरी विधि से, वो सारी चीजें इस वाले चैप्टर में करेंगे। ओके, तो उससे पहले हम बता देते हैं आपको कि यह इसका क्या मतलब होता है। अभी हमने देखा कि दो चर वाले समीकरणों का जो युग्म होगा, मतलब दो दो चर वाले समीकरण आपको दिए जाएंगे, रैखिक समीकरण दिए जाएंगे, उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। पर ये दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म होता क्या है, कैसे हमें पता करना है कि है कि नहीं है, ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं बच्चे, समीकरण क्या होता है। देखो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले दो चर क्या होता है, रैखिक क्या होता है, समीकरण क्या होता है, युग्म क्या होता है, एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है ये समीकरण क्या होता है। ठीक है, क्या समीकरण किसे कहते हैं इसकी बात करते हैं। तो बच्चे समीकरण का क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ पर दिया गया, हमने स्टार्टिंग में सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि आपको क्या दिया जाता है, जो व्यंजक होते हैं। व्यंजक का क्या मतलब होता है, व्यंजक का मतलब होता है कि आपका प्लस और माइनस किसी में आ रहे हो, पद किसी में आ रहे हो। तो अगर किसी व्यंजक में सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अचर आ रहे हैं या फिर संख्या आ रही है, तो ऐसे व्यंजकों को हम क्या कहते हैं, अंक गणितीय व्यंजक कहते हैं। क्योंकि सिर्फ अंक अंक आते हैं, अंक होता है तो मैंने क्या कहते हैं, अंक गणितीय व्यंजक कहते हैं। लेकिन अगर किसी भी व्यंजक में, व्यंजक का मतलब बचा जहां पर पद जो है या नंबर जो है वो प्लस माइनस गुणा भाग से जुड़े, तो अगर किसी भी व्यंजक में बच्चे चर और अचर दोनों आता है तो हम इसे क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है, क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो बच्चे हमने क्या बताया अभी कि अगर हमारे किसी भी व्यंजक में चर अचर, गुड इवनिंग बच्चे, चर और अचर दोनों आता है तो वो क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब बीजीय व्यंजक में क्या होता है बच्चे कि अगर हमारा चर आ रहा है, अचर आ रहा है, देखो ये आपका क्या आ रहा है, चर आ रहा है, सारे के सारे लेटर क्या होते हैं, चर होते हैं। ये क्या आ रहा है, अचर आ रहा है। तो अगर चर की घात एक है, ठीक है, चर की घात एक है, जीरो है, मतलब जो हमारा चर दिया गया है, जो हमारा एक्स वाई जेड दिया गया है, अगर उसकी घात पूर्ण संख्या है तो हमारा क्या कहलाएगा, अगर हमारी उसकी घात पूर्ण संख्या है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा जो व्यंजक दे रखा है या जो हमारा बीजीय व्यंजक दे रखा है, इसमें जो चर आ रहा है उसकी घात क्या है, एक है। ठीक है, चर की घात क्या बचा, एक है। तो अभी एक अगर दिया गया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अगली हम बात करते हैं बच्चे कि अगर हमारे दो बहुपद, ठीक है, ये देखो ये भी बहुपद है क्योंकि इसमें चर की घात एक दे रखी है, यहाँ पर चर की घात क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि किसी की भी घात जीरो होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ आपका जो नॉर्मली जीरो लिखा है, जीरो मतलब एक्स लिख लो, जीरो गुणा एक एक्स लिख लो। यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे तो ये भी आपका किसकी तरह होगा, व्यंजक की तरह ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप कह सकते हो बच्चे कि अगर दो व्यंजक दिए गए हैं, दो बहुपद दिए गए हैं और दोनों ही किससे जुड़े हुए हैं, बराबर के चिन्ह से जुड़े हुए हैं, तो इस तरह के जो व्यंजक होते हैं बच्चा, उसको हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, समीकरण कहते हैं। तो अभी हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना कि जो हमारा बहुपद होता है वो क्या होता है कि जो हमारा चर दिया गया है, जो चर आ रहा है व्यंजक में,
उसकी घात अगर पूर्ण संख्या होती है तो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा बहुपद कहलाता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे दो बहुपद किससे जुड़े हुए हैं, बराबर के चिन्ह से जुड़े हुए हैं, तो हम उस दो व्यंजकों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है, जोड़कर जो बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। ठीक है, समझ आया बच्चा? समीकरण के लिए क्या जरूरी है, समीकरण के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका बराबर का चिन्ह जरूरी है। अगर बराबर का चिन्ह आ रहा है तो वो आपका क्या होगा, समीकरण होगा, और अगर बराबर का चिन्ह नहीं आ रहा है तो वो समीकरण नहीं होता है। ओके, चलिए अभी आगे बात करते हैं बच्चे। तो बच्चे समीकरण में एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है कि समीकरण में दो पक्ष होते हैं। ठीक, एक, और ये कहाँ से देखे जाते हैं, ये इस बराबर के चिन्ह से, या फिर हम इसे कहते हैं समता का चिन्ह। ठीक, इसके हिसाब से देखा जाता है। हेलो बच्चा, ठीक है, अगर बराबर के जो लेफ्ट साइड पद होगा उसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पद कहते हैं, और जो हमारा राइट में होता है बच्चा उसको हम क्या कहते हैं, राइट वाला जो पक्ष होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। बढ़िया बच्चे, आप कैसे हो? ठीक है, तो ये एलएचएस का मतलब क्या होता है बच्चे, एलएचएस का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, और इसका क्या मतलब है बच्चा, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो दाया पक्ष बाया पक्ष ये बराबर से ही निर्धारित करे जाते हैं कि बराबर के जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आपका कहलाएगा, और जो हमारा राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड वाला पद कहलाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, इसका डेफिनेशन समझ सकते हो, या इसको देखने का तरीका समझ सकते हो। जैसे अगर कभी भी ऐसे एग्जाम्पल दिया जाए कि 4x प्लस 5, और दूसरा दिया गया है 4y इज इक्वल टू 11 इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो बताओ इसमें कौन सा समीकरण है, कौन सा नहीं है, फर्स्ट और सेकंड में कौन सा समीकरण है, कौन सा नहीं है, जल्दी से बताओ। ओके, कौन सा समीकरण है बच्चे, जल्दी से देख के बताओ, ज्यादा चीजें हमें नहीं देखनी है। ओके, बाकी बचे हैं। बच्चा बात करना नहीं है, यहाँ पर ध्यान दो जो हम बता रहे हैं। तो अभी सीधी सीधी बात है, इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है तो ये समीकरण नहीं होगा, मीन्स ये बहुपद है, क्या कह सकते हो, बीजीय व्यंजक है। यहाँ पर बराबर का चिन्ह दिया गया है तो ये क्या होगा, समीकरण। ठीक है, तो हमें जब भी समीकरण पता करना होता है हमें ज्यादा चीजें नहीं देखनी पड़ती है। यहाँ पर हमें सिर्फ क्या देखना पड़ता है, बराबर का चिन्ह देखना पड़ता है, कि अगर बराबर का चिन्ह आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा, अदरवाइज हम उसको समीकरण नहीं कहते। चलिए आगे बात करते हैं रैखिक समीकरण की। तो अभी हमने देखा कि समीकरण का मतलब क्या होता है, समीकरण का मतलब होता है जिसमें बराबर का चिन्ह आता है। लेकिन हमने एक और चीज देखी कि जो हमारा चर है, मतलब बराबर का चिन्ह आ रहा है, चर है, चर एक घात में हो सकता है, चर दो घात में हो सकता है, चर तीन घात में हो सकता है। इस हिसाब से हमारा क्या होता है, इस हिसाब से हम समीकरणों के भी डिफरेंट प्रकार बांट सकते हैं। क्या बांट सकते हैं, कि जो समीकरण होता है उसके डिफरेंट प्रकार होते हैं, जैसे रैखिक होता है, ठीक है, द्विघात होता है, त्रिघात होता है। ठीक है, अब इनका मतलब क्या होता है बच्चा, इनका मतलब ये है कि अगर हमारा समीकरण में इस बराबर का चिन्ह दिया गया है, ठीक है, और जो हमारा यहाँ पर चर आ रहा है, बराबर का चिन्ह है लेकिन जो भी चर आ रहा है बच्चे यहाँ पर, तो चर की घात अगर एक होगी तो वो क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा। अगर चर की घात समीकरण में दो होगी तो वो क्या कहलाएगा, द्विघात कहलाएगा। और अगर चर की घात तीन होगी तो वो क्या कहलाएगा, त्रिघात कहलाएगा। मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ किससे देखना है, चर की घात से देखना है। अगर किसी समीकरण में जो चर आ रहे हैं, जितने भी आए, जितनी भी बार आ रहे हो, लेकिन अगर उनकी घात क्या आ रही है, घात एक आ रही है,
है तो वो क्या कहलाता है, तो वो रैखिक समीकरण कहलाता है, अदरवाइज वो रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक तो हमने आपको बता दिया कि जो आपका अधिकतम जो चर की अधिकतम घात होती है, अगर वो एक होती है तो हम उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। अभी हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें से आप पहचान के बताओगे कि कौन सा रैखिक समीकरण है और कौन सा नहीं है। चलो, अभी इसमें से आपको पहचानना है। बच्चा, आपस में बात करना बंद करो, वरना वरना फिर मैं आपको रिमूव कर दूंगी सचिन, मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ। ठीक है बच्चे, हम क्या कर रहे हैं, हम रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। समीकरण का सीधा मतलब होता है कि जिसमें बराबर का चिन्ह आता है वो समीकरण होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर हमारा जो क्या होगा, जो चर चर दिया गया है उसमें जितनी बार भी वो चर आ रहा है, अगर सबकी घात एक है तो हम उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अगर एक नहीं है, दो है, तीन है, चार है, तो ये आपका रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। ओके, अभी ट्राई करो जल्दी से कि इसमें से कौन सा रैखिक समीकरण है, कौन सा नहीं है। अरे बच्चा, आप है बता रहे हो, नहीं है बता रहे हो तनु। ओके बच्चा, मैम फर्स्ट हम्म, और फर्स्ट बच्चा, हमको सॉरी भी नहीं सुनना, बस बात मैम बंद करो, जो क्वेश्चन पूछ रहे हो कर रहे हो। सेकंड थर्ड फिफ्थ। नहीं, थर्ड और नहीं, सेकंड नहीं है, फिर से देखो क्या अंतर है। मैंने क्या बताया, रैखिक समीकरण में मतलब क्या होता है कि चर की जो घात है वो सेकंड एक होनी चाहिए। ओके, ट्राई करो बच्चा, बाकी बच्चे भी ट्राई करो, फिर मैं आपको समझाती हूँ। और आप फिफ्थ। लोग आप लोग जो ढूंढ रहे हो वो समीकरण ढूंढ रहे मैम हो। फोर्थ नहीं है, वो सब है। ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ, हम सिर्फ समीकरण नहीं पूछ रहे हैं, समीकरण का आंसर दे रहे हो कि आपका 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 5 है, 4 नहीं है, ये समीकरण का आंसर है। पर हमने क्या पूछा आपसे कि कौन सा रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है कि बराबर का चिन्ह भी आना चाहिए, साथ में जो चर आ रहे हैं, चर का मतलब है एक्स वाई जेड, जो भी आ रहे हैं उनकी घात एक ही होनी चाहिए, तभी ही वो रैखिक समीकरण कहलाता है, अदरवाइज नहीं कहलाता। ओके, अभी ट्राई करो फिर से। मैम सी और बी। नहीं, बी और सी क्यों होएगा बच्चा, फिर से देखो, हमें चर की घात क्या चाहिए, एक चाहिए। अगर एक से ज्यादा है, दो है, तीन है, तो ये नहीं होते रैखिक समीकरण बच्चे। आपका ठीक है बच्चे। मैम फर्स्ट और सेकंड। सेकंड क्यों होगा बच्चा, फोर्थ भी क्यों होगा बच्चे, फोर्थ में तो बराबर का चिन्ह ही नहीं है। तो मैम बराबर का मैम सेकंड और फोर्थ नहीं होगा। ओके, बाकी बच्चे मैम सेकंड और फिफ्थ। गैस मत करो, सही से देखो, सेकंड नहीं है बच्चा, सेकंड नहीं है। चलो मैं बता देती, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बच्चा, आपका यहाँ पर देखो कि अगर हम यहाँ पर देखें कि क्या दिया गया है, इसका इसका दिया गया है कि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, चर चाहिए जिसकी घात क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, और बराबर का, तो बराबर का चिन्ह तो यहाँ नहीं है, तो ये तो वैसे ही आउट हो गया। ठीक, ये तो होएगा ही नहीं। ठीक, लेकिन अब हम देखो चर की घात एक कहाँ कहाँ नहीं है, ये चर है। ठीक, क्या इसकी घात एक है, हाँ या ना। मैम फर्स्ट और फिफ्थ। हाँ बच्चा, आंसर नहीं पूछ रहे हैं, आप ये बताओ कि यहाँ पर क्या चर की घात एक है, हाँ या ना। सारे बच्चे मुझे इतना सा आंसर देंगे कि क्या यहाँ पर, यस, क्यों चर की घात एक कहाँ है बच्चा, एक्स की घात क्या एक है क्या, नहीं है, दो है, दो है वो, नहीं है एक।
ठीक है, क्या नहीं है, एक नहीं है, कितनी घात है वो, 2 है। तो जब यहाँ पर घात एक नहीं है तो कि रैखिक कैसे ही हो सकता है? रैखिक का मतलब होता है कि जितने भी चर आ रहे हैं, जो भी एक्स वाई जेड आ रहा है, उसकी घात एक ही होनी चाहिए, एक से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो 2 है, 2 तो एक से बड़ा ही होता है, तो हमें बड़ा नहीं चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना हो रहा है, ये नहीं होगा। अब सोच के बताओ सेम लॉजिक से, क्या ये होगा? ओके बच्चा, बताओ अभी सेम लॉजिक से थर्ड वाला होगा क्या बच्चा? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो घात है वो 3 है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये नहीं होएगा। यहाँ देखो, ये तो समीकरण ही नहीं है, ये वाला बताओ अभी ये होगा या नहीं होएगा? कौन से वाला मैम? लास्ट वाला बच्चा। होगा मैम। ठीक है, बाकी बचे अभी देखो सेम लॉजिक से। हाँ होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो चर दिए गए हैं उनकी घात क्या है, वो 2 जगह दिए गए हैं, लेकिन दोनों की घात 1 है। तो बच्चा इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपके चार कितने बार दिए गए हैं, मतलब सॉरी, चर कितनी बार दिया गया है। बस हर जगह अगर चर की जो पावर है वो 1 है, तो आपका क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, यस होगा, वो आपका रैखिक समीकरण होगा। अभी हम बात करते हैं बच्चे कि रैखिक समीकरण भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। क्या? एक चर वाला रैखिक समीकरण हो सकता है। रैखिक समीकरण मतलब समझ आ गया ना, कि बराबर का चिन्ह होना चाहिए और चर की घात 1 होनी चाहिए। अभी ऐसे समीकरण जिनमें चर की घात 1 भी है, बराबर का चिन्ह भी आ रहा है, लेकिन 2 तरह से पाया जा सकता है। कैसे पाया जा सकता? हो सकता है कि जो सारे समीकरण है उसमें एक ही चर आ रहा हो, एक्स अकेला आ रहा हो। ठीक है, और हो सकता है कि आपका एक्स या वाई, एक्स या जेड, इस तरह से कुछ आ रहा हो। तो ये आपके क्या कहलाते हैं? अगर सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का चर आ रहा है तो वो एक चर वाला कहलाएगा। ठीक है, अभी अगर वो एक से ज्यादा प्रकार के चर आ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? तो वो आपका 2 चर वाला समीकरण कहलाएगा। ठीक है, अब रिपीट करें, अगर एक ही चर आ रहा है, एक ही प्रकार का, एक ही बार नहीं, एक ही प्रकार का चर आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। लेकिन अगर उसमें 2 चर आ रहे हो, दोनों विभिन्न विभिन्न चर आ रहे हो, अलग अलग चर आ रहे हो, तो वो क्या कहलाता है? 2 चर वाला रैखिक समीकरण होता है। ऐसे समझो बच्चे कि हमें पता है कि चर क्या होते हैं। इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये चर होते हैं ना। अगर मैं आपसे कहूं कि एक चर बताओ, तो एक का क्या मतलब है? ए आ रहा है तो ए ही आएगा। अभी एक ही है ना बच्चा, बी आ रहा है तो बी, तो एक चर यही आपका होता है कि एक कोई भी होएगा। अभी 2 का मतलब क्या होगा कि इनमें से 2 आ रहा होगा, लेकिन ए भी आ रहा है, ए सी आ रहा है, कुछ भी 2 अलग अलग प्रकार के चर आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे, अगर इस तरह से दिया गया है तो अब हमें क्या देखना है कि अगर एक प्रकार का चिन्ह आ रहा है, इससे मतलब नहीं है कि वो कितने बार। क्या बच्चा? फिर से समझा दो। ओके, मैं फिर से समझाती हूँ, ध्यान से सुनना कि अगर हम बात करें रैखिक समीकरण की, तो वो 2 प्रकार से हो सकते हैं। एक चर वाला रैखिक समीकरण, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाले का क्या मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या आ रहा है? एक ही चर आ रहा है, मीन्स एक ही प्रकार का चर आ रहा है। मतलब 26 में से सिर्फ और सिर्फ एक लेटर आ रहा है किसी रैखिक समीकरण में, तो वो क्या कहलाएगा? वो एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। लेकिन अगर 2 चर आ रहे हैं, ठीक है, क्या आ रहा हो? 2 चर आ रहे हो, जैसे एक्स और वाई आ रहा है, एक्स और जेड आ रहा है, ठीक, विभिन्न प्रकार के। ऐसा नहीं है, हाँ 2 आए तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है, लेकिन विभिन्न प्रकार के होने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, ये वाला मैंने एग्जाम्पल दिया, बताओ ये एक चर वाला होगा या 2 चर वाला होगा?
जल्दी से आंसर करो, एक चर वाला या दो चर वाला? एक एक चर या दो वाला। लिख सकते हो। ओके, एक। बाकी बचे किसी को बचा ये जो एग्जाम्पल लिखा है x+5 इज इक्वल टू 2 - x। ओके, समझ आ रहा है? तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने बार आ रहा है, ठीक है? एक बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, चार बार आ रहा है, अगर सेम चर आ रहा है बार बार तो वो एक ही चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। लेकिन अगर अलग चर आ रहा है जैसे ऐसे लिखा हुआ है तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका दो चर वाला हो जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई दो चर यहाँ पर आ रहे हैं। तो एक ही प्रकार का आएगा तो एक चर वाला, दो दो अलग अलग प्रकार के आएंगे तो दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। ओके, चलो अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका आंसर करेंगे। दो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है यहाँ पर, आपको एक चर वाला रैखिक समीकरण पहचानना है। और यहाँ पर दो चर वाला, वो भी रैखिक समीकरण। देखो यहाँ पर दो चर वाला रैखिक समीकरण या एक चर वाला रैखिक समीकरण कह रहे हैं, तो आपको पूरा चेक करना पड़ेगा। क्या क्या चेक करना पड़ेगा? कि उसमें दो चर आ रहे हैं कि नहीं, रैखिक है कि नहीं, ये सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी। चलिए, मैम पोल में करना है। नहीं नहीं बच्चा, ऐसे ही करना। यहाँ पर आपको इस साइड एक चेयर वाला बताना है, सारा नहीं लिख के बताना, मैं पूरा लिख लूं पहले, फिर तुम इसमें से नंबर बता देना कि कौन कौन सा है। चलो, नहीं पोल में नहीं करना बच्चा, नॉर्मल मैसेज में ही आंसर देना है। इस साइड वाले में एक चेयर वाला बताना है, इस साइड वाले में दो चेयर वाला बताना है। आप सीधा सीधा नंबर बता सकते हो। ओके, 7 8 10। फिर से चेक करो बच्चा, सीमा की आईडी से बच्चे फिर से चेक करो। ओके, 3 फिर से चेक करो, है क्या एक चेयर वाला चाहिए? नहीं, इतने सारे नहीं है जितने तुम आंसर दे रहे हो। सेकंड नहीं है, फिर से चेक करो। नहीं, तुमने तो सारे ही लिख दिए। मैंने क्या बोला, हमको क्या क्या चेक करना है? एक चर वाले में सिर्फ एक चर आना चाहिए, उस चर का जो घात है वो एक आना चाहिए और बराबर का चिन्ह आना चाहिए। ठीक है, ये इस साइड वाले में चेक करना है। इस साइड में क्या क्या चेक करना है? दो चर आने चाहिए, ठीक है, और रैखिक मतलब दोनों चर की जो घात है वो एक एक ही होनी चाहिए, और लास्ट में समीकरण है तो बराबर का चिन्ह आना चाहिए। मैं आपको फिर से सोचने का टाइम दे रही हूँ। ओके, आपका ठीक है, 10 सेकेंड और दे रहे हैं, जल्दी जल्दी से आंसर कर दो। लाइक 1 मिनट ले लो, देख लो सारे एक बार फिर से, फिर आंसर करो। हाँ, मैं इतना हिंट और दे देती हूँ, पहले वाले में 3 है, मतलब 1 से 5 तक 3 करेक्ट आंसर है, और दूसरे वाले में 2 ही है। ठीक है, अभी बताओ कौन कौन सा है।
नहीं आ रहा है तो सोचो, वरना फिर मैं बताती हूँ। मैंने बताया आपको क्या क्या आपको देखना है। एक चर वाले में एक चर होना चाहिए, उसकी घात एक होनी चाहिए, बराबर का चिन्ह होना चाहिए। दूसरे वाले में क्या देखना है, दो चर होना चाहिए, रैखिक मतलब एक घात होनी चाहिए, और हाँ बच्चा ठीक है, और बराबर बराबर का चिन्ह होना चाहिए, दोनों चर होना चाहिए, उसकी घात एक होनी चाहिए। ठीक है, चलो अभी बताओ। मैं 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं समझाती हूँ अगर नहीं आ मैं पांच पहला रहा। ओके, दूसरा दूसरा नहीं है और बच्चा। दूस सोचो, पहले सोचो बच्चा सारे, फिर ट्राई करो। ओके, और भी है उसमें से एक। मैंने क्या कहा, इस साइड वाले तीन है, इस साइड वाले दो। ओके चलो देखते हैं। सबसे पहले लिस्ट बना लो, हमें क्या क्या ढूंढना है। एक चर, एक चर मतलब ABCD XYZ जो भी आ रहा है, उससे मैं सिर्फ एक ही चर आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखो रैखिक मतलब उस चर की जो घात है वो क्या आना चाहिए, वो एक आना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ देखो समीकरण का मतलब क्या है कि बराबर का चिन्ह आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, एक चर उसकी घात एक और बराबर का चिन्ह। तो यहाँ पर देखो एक चर आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो बाकी तो नहीं आ रहा। एक ही प्रकार का, ऐसा नहीं है कि एक ही बार आना चाहिए। अगर x दो तीन बार आ रहा होगा तब भी चलेगा। उसकी घात एक होनी चाहिए, है। ठीक है, बराबर का चिन्ह होना चाहिए, है। तीनों चीजें तो हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। यहाँ देखो बराबर का चिन्ह है, हाँ है। एक ही चर आ रहा है, हाँ आ रहा है, लेकिन अंतर क्या है, हमें रैखिक चाहिए। रैखिक का मतलब क्या होता है, एक घात चाहिए होगी। लेकिन यहाँ पर क्या एक घात है, नहीं। यहाँ पर कितनी घात है, दो। अभी हमने बताया था रैखिक के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक ही घात चाहिए होती है। तो यहाँ पर क्या एक घात है, नहीं है, दो घात है। तो ये आंसर होगा, नहीं होगा। यहाँ पर देखो इस वाले में क्या दिक्कत है, यहाँ पर दो अलग अलग प्रकार के चिन्ह, दो अलग अलग प्रकार के चर आ रहे हैं। हमें क्या चाहिए बच्चा, हमें एक ही चर वाला चाहिए। सॉरी, इसमें दो ही आंसर है। हमें क्या चाहिए बच्चा, हमें एक ही चर वाला, एक ही चर चाहिए हमें यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर दो चर दिए गए हैं, तो ये आपका क्या होगा, एक्स और वाई। ठीक है, क्या होगा, एक्स और वाई अलग अलग प्रकार के चर है, इसलिए दो चर वाला हो गया ये आंसर नहीं है, ये तो समीकरण ही नहीं है। ठीक है, अगर समीकरण होता तो ये एक चर वाला होता, लेकिन ये समीकरण ही नहीं है। यहाँ देखो समीकरण है, चर आ रहा है, हाँ एक ही आ रहा है, एक ही प्रकार का आ रहा है, घात उसकी क्या है, एक एक ही है, तो बस हो गया। तो इसमें क्या आंसर हुआ बचा, इसमें आंसर हुआ एक और किसी को कोई डाउट है, नहीं चार भी नहीं है आंसर बच्चा, चार चौथा वाला तो समीकरण ही नहीं है, तो वो कैसे ही आपका एक चर वाला हो जाएगा। ओके, किसी को कोई डाउट है बच्चा, जैसे कौन सा नहीं है, क्या बच्चा। पोल में नहीं नहीं बच्चे, अभी पोल नहीं करेंगे, अभी बहुत सारी चीजें हमें समझनी है। देखो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने चर आ रहे हैं, तीन अलग अलग प्रकार के आ रहे हैं। हमें क्या चाहिए, दो ही चर चाहिए, तो क्या ये आंसर होगा, नहीं होगा। तीन आ रहे हैं यहाँ पर, यहाँ देखो दो चर आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, दोनों चर रैखिक चाहिए। मीन्स दोनों की जो पावर होगी वो क्या चाहिए, हमें एक और एक चाहिए। यहाँ दो है, तो क्या ये रैखिक हुआ, नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो दो चर आ रहे हैं, आ रहे हैं, दोनों की घात एक है, हाँ है। ठीक है, क्या है, दोनों की चर घात एक है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, बराबर का चिन्ह आ रहा है, मतलब समीकरण आ रहा है। तो ये आंसर है, हाँ है। यहाँ देखो ये आपका क्या है, दो चर है। ठीक है बच्चा, यहाँ पर ध्यान दो, पोल में नहीं करवाएंगे हम, क्योंकि ये कोई टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक समझने की ये छोटी छोटी बात है। तो यहाँ पर देखो ये आपका क्या है, दोनों दो चर है, लेकिन ये समीकरण ही नहीं है, तो ये नहीं होएगा। यहाँ देखो दो चर आ रहे हैं, बराबर का चिन्ह आ रहा है, सारे जो चर आ रहे हैं उसकी घात एक एक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यस। तो 8 और 10 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, जल्दी से बता दो, और तुम लोग मैसेज करना बंद करो। मैम आ गया। ओके बच्चा, चलिए फिर आगे बात करते हैं।
आगे हम बात करेंगे कि अगर हमें, अभी हमने देखा कि हम पहचान कैसे सकते हैं एक चर वाला समीकरण। अभी बात आती है कि अगर हमें एक स्टेटमेंट दिया गया हो तो हम वो समीकरण बना कैसे सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बच्चे कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है कि किसी संख्या में 3 जोड़ो तो 10 प्राप्त होता है। अभी हमें क्या करना है, इसका समीकरण बनाना है। तो समीकरण में हमने क्या देखा था, समीकरण में हमने देखा था कि चर आता है, अचर आता है, बराबर का चिन्ह आता है और कुछ संक्रियाएं आती हैं, जैसे प्लस माइनस गुणा, ये सब आ सकता है। ठीक है, तो अभी हमको इस वाले रूप में लिखना है कि चर आ जाए, अचर आ जाए, प्लस माइनस और बराबर का चिन्ह आ जाए। तो कहा क्या गया है यहाँ पर क्या गया है कि संख्या में, ठीक है, किसमें, संख्या में 3 जोड़ने पर, ठीक है, संख्या में अगर हम 3 जोड़ दें तो क्या मिलता है, 10। मतलब इसका क्या है बच्चे कि अगर हम संख्या में 3 जोड़े तो वो किसके बराबर हो जाती है, 10 के। तो क्या हम ये नहीं लिख सकते कि संख्या प्लस 3 बराबर 10। लेकिन क्या ये समीकरण हुआ, क्या ये समीकरण हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो संख्या है ये चर नहीं है। चर का मतलब क्या होता है कि इंग्लिश के अल्फाबेट से ABCD ये सब आना चाहिए। तो हम क्या मान लेंगे कि माना संख्या जो है, हमें चर की डेफिनेशन क्या बता बचा, चर की डेफिनेशन है कि वो कोई भी अंक ले सकता है। तो अभी अंक ही तो है, ये कोई भी संख्या हो सकती है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे कि माना संख्या बराबर x, अभी संख्या के बराबर x रख देंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 3 बराबर 10। ठीक है, क्या हो जाएगा, x प्लस 3 बराबर 10। इतनी बात समझ आए, हाँ या ना। यहाँ तक किसी को यस कोई मैम। डाउट, यहाँ तक किसी को कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते नो मैम। हो। ओके बच्चे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है तो ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, रिपीट कर देते हैं। देखो क्या कहा गया है कि अगर हम संख्या में 3 जोड़ दे तो 10 मिलता है। मतलब कोई संख्या है उसमें 3 जोड़ दो तो संख्या प्लस 3 वो किसके बराबर हो जाता है, 10 के बराबर 10। अब हमने संख्या x मान ली तो संख्या की जगह x लिख दी कि x में 3 जोड़ा तो वो किसके बराबर हो गया, 10 के। बस इसको ही हमने समीकरण में लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हो कि जो समीकरण बना है ना बच्चा, वो कैसा बना है। पहली बात तो इसमें बराबर का चिन्ह आ रहा है, तो ये समीकरण तो है। ठीक है, अभी यहाँ देखो जो चर आ रहा है, एक ही चर आ रहा है या एक ही प्रकार का चर आ रहा है और उसकी घात भी क्या है, एक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक चर आ रहा है, रैखिक है क्योंकि चर की घात एक है और समीकरण तो है ही। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण आपका यहाँ पर मिला है आपको। ठीक है, चलिए अभी एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं वो करेंगे, फिर हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण कैसे बनाना है उसकी बात करते हैं। दिया गया है, राम ने किसी संख्या में से 5 घटाया तो 25 प्राप्त हुआ। इसको समीकरण में व्यक्त करिए। चलो बता जल्दी से। वेरी गुड, ओके। हाँ बच्चा ठीक है आपका आंसर। बच्चा प्लस 25 क्यों होएगा तनु, प्राप्त हुआ ना तो बराबर होएगा।
नहीं, संख्या में जोड़ा, आप 25 में क्यों जोड़ रहे हो बच्चे? ओके, बाकी बचे? ठीक है, चलो बाई कहाँ से आ गया बच्चा, कुछ भी लिख लो। देखो क्या करना है, संख्या, ठीक, संख्या को मान लेते हैं x। अब क्या राम ने करा, श्याम ने करा, कि किसने करा, इससे तो हमें मतलब है नहीं, क्या करा, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है कि राम ने संख्या में से कितना घटाया, 5 घटाया। घटाया कैसे जाता है, -5 ना। मैं आपसे कहूं कि बताओ 10 में से 5 घटाओ कितना आएगा, तो आप क्या आंसर दोगे, 5 ना। क्या किया, 10 - 5 ही किया ना बच्चा। तो अभी यहाँ पर भी वही दिया है, संख्या में से 5 घटाया, मतलब संख्या -5 हो जाएगा। अब कि बराबर हो गया, प्राप्त होने का मतलब यही है ना, कि मैं कहूँ 10 में से 5 घटाया तो 5 प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या है कि जितना आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि हमारा क्या आ रहा है, बराबर। आने का मतलब क्या है कि जो बराबर में आ रहा है। अभी यहाँ पर कितना आ रहा है, 25, तो आंसर क्या हो जाएगा, x-5 बराबर 25। समझ आया बच्चे? हाँ या ना, जल्दी से बता दो बच्चा, इतनी बात समझ आ गई? ओके, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके बच्चे, चलो फिर चलिए आगे बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों की। कि अब यहाँ पर भी वही है कि हमने ये तो देख लिया कि क्या होता है कि दो चर आने चाहिए, दोनों चरों की घात 1 होनी चाहिए, और साथ में साथ समीकरण मतलब बराबर का चिन्ह भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इनको हमें बनाया कैसे जाता है, तो वही सीधी सीधी बात है कि जैसे दिया गया है एक स्टेटमेंट कि राम के पास कुल सेब और संतरे 6। तो क्या चीज है, सेब कुछ भी हो सकता है, संतरे कुछ भी हो सकता है। अभी नाम तो नहीं ले सकते ना हम, संख्या नहीं बता सकते, हमें ये पता है कि दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। और चर इसी काम आते हैं बच्चे कि जब हमें नहीं पता है कि क्या कितना होगा, तो हमें क्या करना पड़ता है, उनको मान लेते हैं चर में। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर कहा गया है कि सेब की संख्या, ठीक है, क्या सेब की संख्या में पता तो है नहीं, तो हम उसको x मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर हमें दिया गया है संतरे, तो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे कि संतरे की संख्या क्या है, संतरे की संख्या आपकी y है। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते ना बच्चा कि दोनों की संख्या सेम है। बताओ क्या हम ये कह सकते हैं कि जितने सेब होंगे उस आदमी के पास उतने ही संतरे होंगे? नहीं हो सकता ना। हो सकता है टोटल 6, तो हो सकता है कि 2 और 4 हो। ठीक है, हो सकता है कि 3 और 3 हो सकता है कि 1 और 5 हो, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि एक्स ही होगी सेब की संख्या और एक्स ही होगी आपके संतरे की संख्या, दोनों अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे सेब की संख्या एक्स है और संतरे की संख्या क्या है, वाई है। और यहाँ हमें पता है कि जब हम दोनों को प्लस करेंगे, मीन सेब की संख्या प्लस संतरे की संख्या है, उसको क्या दिया गया, उसको 6 दिया गया है। इसका मतलब सेब और संतरे किसके बराबर हो जाएंगे, दोनों का योग जो होगा, दोनों की संख्याओं का जो योग होगा वो 6 होगा। इतनी बात समझ आए बच्चा? मैंने सही कहा, ये तो मुझे पता है। समझा दो, मेरी क्लास कट गई थी तो। अच्छा अच्छा, देखो मैं क्या कह रही हूँ कि अगर हमने यहाँ पर देखा कि दो चीजें दी गई है, कि कुल संख्या दी गई है, दो चीजों की कुल संख्या, लाइक सेब और संतरों की जो कुल संख्या है वो कितनी दी गई है, वो दी गई है आपकी 6। ठीक है, तो बच्चा अभी अगर हमें क्या करना है, हमको इसको लिखना है कि किस तरह से हम इसको समीकरण में लिख सकते हैं। समीकरण का मतलब क्या, चर आना चाहिए, अचर आना चाहिए, संक्रिया आना चाहिए और बराबर का चिन्ह आना चाहिए। यही तो है, और तो कुछ नहीं है बच्चा।
तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो बच्चा हम क्या करेंगे, सेब और संतरे की संख्या बराबर तो है नहीं, हो सकता है जैसे मैंने कहा कुल संख्या 6, तो हो सकता है 3 3 हो सकता है 2 4 हो सकता है 1 5, कुछ भी हो सकता है ना बच्चा। तो अभी हम दोनों की संख्या एक्स एक्स तो नहीं मान सकते, तो हम क्या करेंगे, सेब की संख्या हमने एक्स मान ली क्योंकि हमें चर में चाहिए और चर कोई भी संख्या ले सकता है, और संतरे की संख्या हमने वाई मान ली क्योंकि दोनों अलग अलग संख्याएं होंगे, और दोनों की जो योग था, दोनों को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही थी वो 6 हो रही थी, तो एक्स और वाई को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, इसी तरह हमने लिखा। ओके, समझ आया बच्चा? यस मैम। ओके बच्चे, किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक? नो मैम। ओके बच्चे, चलो अभी यहाँ पर देख भी लेते हैं कि ये कैसे ही दो चर वाला समीकरण हुआ, क्योंकि दो अलग अलग चर दिखाई दे रहे हैं एक्स और वाई, और ये यहाँ पर आप कह भी सकते हो कि दोनों की घात 1 है और समीकरण तो है, तो ये क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, अब चलो एक और समीकरण लिख के बताओगे, फिर हम आगे बात करते हैं समीकरण के हल की। जैसे मैंने लिखा है कि राम के पास कुल पेन और, एक सेकेंड, और पेंसिल की संख्या 24 है। चलो इसको समीकरण में बताओ क्या होगा। ओके बच्चे, हाँ बच्चा ठीक है बिल्कुल। देखो पेन की संख्या को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, सॉरी, पेन की संख्या को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, पेंसिल की संख्या को वाई मान लेते हैं। तो दोनों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, 24 होगी। तो दोनों की संख्या को अगर हम प्लस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ए क्यों, हाँ मान सकते हो बच्चा, ये भी ठीक है, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं ये भी कह रही हूँ बच्चा कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं होता कि आपको लगातार ही मानना पड़ेगा, लाइक अगर एक्स माना है तो वाई मानना पड़ेगा, बिल्कुल जरूरी नहीं। एक्स के साथ ए भी मान सकते हो, एक्स के साथ जेड भी मान सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। होता क्या है, नॉर्मली साथ साथ वाले अच्छे लगते हैं, लाइक के एल या फिर ए बी, कुछ भी मान सकते हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इधर एक इधर ले लिया एक इधर ले लिया, वो सारे ही आप मान सकते हैं। ओके, चलो आगे बात करते हैं। तो अभी मुझे एक बात बताओ, अगर ये कहा गया है कि कुल संतरे की जो संख्या है या कुल सेब और संतरे की जो संख्या है वो क्या है, 6 है, तो क्या आप मुझे अलग अलग संख्या बता सकते हो? क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि कुल सेब की संख्या कितनी होगी और संतरे की कितनी होगी, हाँ या ना? कितनी होगी ये तुम्हें नहीं बताना, बस आप मुझे यस मैम। बता यस सकते हो। मैम। ओके बताओ फिर कितनी होगी। मैम बाई इक्वल टू 3। पता नहीं क्या ही कह रहा हूँ, नहीं क्या कह रहा हूँ मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अच्छा ओके, ये कहना चाह रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक सेब है और 6 संतरे हैं, सॉरी एक सेब है और 5 संतरे हैं, तो क्या मेरे पास कुल संख्या 6 नहीं हुई, हुई ना?
हाँ या ना? अगर मेरे पास एक सेब है और 5 संतरे हैं तो क्या 6 नहीं हुई? क्या मैं कहूँ मेरे पास सेब है, 2 सेब है और 4 संतरे हैं तो क्या 6 नहीं हुई? तो तुमको कैसे पता कि इस व्यक्ति के पास जिसका नाम राम है वो 3 ही 3 होगा? हम ये कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं क्या? मैम नो नहीं कह सकते ना, हमको कैसे पता? हाँ मतलब 3 3 हो सकता है कि सेब हो ही ना, कुल संख्या है ना, तो सेब 0 होगा तो संतरे की संख्या ही 6 हो जाएगी। तो बच्चा हम यहाँ नहीं बता सकते। हाँ तो हम पक्का नहीं बता सकते, हम ये कह सकते हैं हो सकता है कि 3 3 हो, या हम कह सकते हैं कि 1 और 5 हो, 2 और 4 हो, 3 3 हो, या फिर 0 6 हो, ये सारी चीजें पॉसिबल है। लेकिन आप ये पक्का तो नहीं कह सकते कि ये भी 3 होगा ये भी 3 होगा, ये गलत है। हम इतना बड़ा गैस तो नहीं लगा सकते। हम क्या कह सकते हैं कि हो सकते हैं कि राम के पास जो संख्याएं हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है कि एक उसके पास क्या हो, सेब हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, संतरे हमारे पास कितने हो जाएंगे, राम के पास 6, क्योंकि हमें कुल 6 पता है। तो इस तरह भी हो सकते हैं, हो सकता है 1 और 5 भी हो सकता है, ये आपका क्या होगा 2 और 4 भी हो सकता है, और हो सकता है कि 3 3 भी हो, ये भी करेक्ट है बच्चा, ऐसा नहीं कि ये नहीं हो सकता। हमको क्या चाहिए, अगर हम सारी संभावनाएं देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 3 भी हो सकता है हमारा, 4 2 भी हो सकता है, 5 1 भी हो सकता है, और 6 और 0 भी हो सकता है। ये सारी कंडीशन पॉसिबल है बच्चे। और ये जो टोटल 7 क्या है, 7 पॉसिबिलिटीज हैं या 7 संभाव, बच्चा रुक जाओ, यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, अभी यहाँ पर बात करते हैं। तो अगर हम बात करें कि कुल 7 संभावनाएं हैं जिसके हिसाब से राम के पास कुल सेब और संतरों की जो संख्या हो सकती है वो 6 हो सकती है। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, क्या बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कुल कितनी संभावनाएं हो सकती है, 7 संभावनाएं पॉसिबल है, जिसके हिसाब से हमारा जो स्टेटमेंट है कि राम के पास कुल संख्याएं क्या है, 6 है, वो सही हो सकती है। ठीक है, तो यही जो संभावनाएं होती है बच्चा, ये कहलाती है समीकरण का हल। क्या कहलाती है बच्चा, ये जो संभावनाएं हैं वो आपका क्या कहलाती है, वो कहलाती है समीकरण का हल। ठीक है, अभी क्योंकि ये 2 चर वाला था इसलिए ये सब क्या कहलाएंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हल का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि संभावनाएं जिससे हमारा क्या हो, समीकरण संतुष्ट हो, मतलब ये जो समीकरण कह रहा है या हमारा स्टेटमेंट कह रहा है उसकी बात क्या हो जाए, सच हो जाए। तो अगर हम कहते हैं कि 0 और 6 तब भी हमारा समीकरण सत्य होता है ना, कि कुल संख्याएं क्या है, 6 होनी चाहिए। 1 और 5 होता तभी भी हमारा स्टेटमेंट सही भी होता, क्योंकि कुल तो तब भी 6 है। तो हमारा जब समीकरण किसी भी x और y की वैल्यू के लिए या उसके मान के लिए सत्य होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, उसका हल कहते हैं। तो हल निकालना आप समझ पा रहे हो, कैसे निकालना है वो हम बताएंगे। फिलहाल आप ये बात समझ पा रहे होगे कि क्या मतलब होता है हल का। ओके चलो, अभी मैं आपसे पूछती हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन, आप मुझे आंसर दो। लिखा हुआ है x + y = 3, बताओ इसके कितने हल होंगे। कितने हल मतलब कितनी संभावनाएं हो सकती हैं एक्स और वाई की वैल्यू के लिए, कि टोटल हमारा कितना है, 3। ट्राई करो जल्दी से। राइट बच्चे, ओके बच्चा जल्दी से ट्राई करो, नहीं 3 नहीं होएगा आंसर। ओके मैम 2 2 भी नहीं होएगा, और सोचो, ऐसे करा करो ना, सोच एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे रख के देख लो, फिर वाई की वैल्यू पता चल जाएगी कि किस तरफ से 3 3 हो सकता है। अरे ऐसे थोड़ी ना होता, 4 5 कुछ भी बोलते रहो। ओके तो बच्चे इसके कितने हल होंगे, इसके होंगे टोटल 4 हल। क्या क्या हल होंगे ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो x जो है वो 0 हो सकता है,
ठीक है, तो y 3 हो जाएगा, टोटल तो तब भी 3 होएगा ही ना बच्चा, ठीक, एक तो नहीं होगा बचा ला। ठीक है, क्या क्या हल हो सकते हैं कि ए 0 और 3 हो। अगर x की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है 2, तभी भी तो टोटल 3 ही होगा ना बच्चा। ठीक है, सेम ऐसा क्या हो सकता है कि x की वैल्यू अगर 2 हो, यहाँ पर कितना हो सकता है 1 हो सकता है। ठीक है, अरे बच्चा तनु ये थोड़ी ना x प्लस a कहाँ से आ गया। अब यहाँ पर देखो अगर 3 हो तो ये कितना हो सकता है 0 हो सकता है। तो टोटल आपके 4 हल हो सकते हैं। ठीक है, जो संभावनाएं होती हैं x और y के मान की कि हमारा समीकरण सत्य हो, मतलब x प्लस वाई 3 ही आए हमेशा, वही हमारा क्या कहलाता है, हल कहलाता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि x की वैल्यू 0 3 हो सकती है, y की वैल्यू 3 हो सकती है, 1 और 2 हो सकता है, 2 और 1 हो सकता है, 3 और 0 हो सकता है। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये आपके समीकरण के हल कहलाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई बच्चा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नो मैम। ओके बच्चे, ओके, यहाँ तक सब क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे नए टॉपिक की, जो कि आपका क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का योग। तो बच्चे अभी हमने कहाँ तक देखा, अभी हमने ये वाला देख लिया था। इसके क्या था, इसको हमने देखा था कि जो हमारा पहला समीकरण था वो क्या था, सेब की संख्या हमने x मान ली थी, संतरे की संख्या y मान ली थी, दोनों की संख्या को योग करेंगे तो कितना आया, 6 आया। ठीक है, क्या आया, अरे बच्चा क्या हो रहा है ये, अगर तुमको जाना है जाओ, बाकी बच्चों को पढ़ने दो। ठीक है, जहां पर देखो अगर हम बात करते हैं दूसरे वाले समीकरण की बच्चे, तो क्या आप ये बता सकते हो कि कैसे बनेगा। हमें पता है सेब जो है वो कितने हैं x, संतरे की संख्या जो है वो कितनी है y। ठीक है, अभी अगर दोनों का, ठीक है, क्या बताया गया है कि दोनों में अंतर की बात करी गई है, तो क्या आप इसको समीकरण में बता सकते हो कि कितना आएगा। बताओ, क्या आप समीकरण में बता सकते हो कितना आएगा। यस मैम। बताओ क्या आएगा। बोलो बोलो, जल्दी से ट्राई करो बच्चा, कि अगर हम ये समीकरण में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं। सोचो। नहीं बच्चा, ये तो हम पहले वाले को लिख सकते हैं, दूसरा वाला, कि जो सेब है उसकी संख्या संतरों से 2 ज्यादा, एक और एक 2 क्यों। देखो हमें क्या लिखना है, सेब की संख्या जो है वो संतरों से 2 ज्यादा है, मतलब अगर हम सेब की संख्या में से संतरों की संख्या को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा। अगर 1 + 1 नहीं, 2 + 2y भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x माइनस वाई बराबर 2, क्योंकि यहाँ पर साफ कहा जा रहा है सेब की संख्या संतरों से 2 ज्यादा है। तो सेब की संख्या जो होगी उसमें से अगर हम संतरे की संख्या को माइनस कर देंगे तो क्या बचना चाहिए, 2y भी क्यों लिखेंगे बच्चा, डबल तो नहीं करी गई है संतरों की संख्या, नहीं करी गई है बच्चा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, x माइनस वाई आएगा, क्योंकि कहा गया है कि जो सेब की संख्या है वो हमारा क्या है, सेब की संख्या x थी, संतरों की संख्या y थी। अगर हमने 2 ज्यादा, इसकी संख्या 2 ज्यादा, जैसे मैं कहती कि 4 आपके सेब हैं, 2 आपका क्या है, 2 आपके संतरे हैं, तब भी क्या कहते कि इसकी जो सेब की संख्या है वो संतरे से 2 ज्यादा है, हाँ या ना बच्चा। 6 क्यों आएगा माइनस में, 2 आएगा ना बच्चा, कि जब हमने x में से सेब की संख्या में से संतरे की संख्या माइनस करी तो 2 ज्यादा थी तो 2 ही बचेगा, तो x माइनस वाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे दो चर, ठीक है, दोनों चर सेम हो और अलग अलग तरह के समीकरण बना रहे हो, तो इस तरह के दो जो समीकरण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चा, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चा।
दो समीकरण ये भी देख लेते हैं बच्चा। दो चर का मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग चर आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर आ रहे हैं एक्स और वाई। रैखिक का क्या मतलब होगा, एक्स और वाई दोनों चर की जो घात है वो कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। समीकरण का मतलब क्या है, बराबर का चिन्ह आना चाहिए। और युग्म का मतलब होता है कि दो होने चाहिए। तो जब भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म होगा तो दो समीकरण दिए होंगे, दोनों के चर समान होंगे और दोनों में आमक का क्या होगा, दोनों में जो चर आ रहे होंगे उसकी घात एक होगी और बराबर का चिन्ह तो होगा ही क्योंकि समीकरण होगा। ओके, तो यहाँ तक ऐसे आप दो चर वाला रैखिक समीकरण पहचान सकते हो। इस पर कल हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, अगर यहाँ तक किसी को समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज हम यहाँ तक ही रहने देते हैं।